9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट्स अध्याय 7097 दिव्य साम्राज्य गठबंधन लॉन्ग चेन क्या हो रहा है। तुमने उसे मारा नहीं, ये तो तुम्हारा तरीका नहीं लगता। जू चांगकिंग और बाकी लोगों के जाते ही शिन यू चौंक उठी। लॉन्ग चेन के बारे में उसकी समझ के अनुसार वह यूं ही लोगों पर हमला नहीं करता था, लेकिन अगर करता था तो जान से मारने के इरादे से करता था। इसके अलावा वह तथाकथित 7वां राजकुमार तो अच्छा इंसान लगता ही नहीं था। लॉन्ग चेन द्वारा उसकी जान बख्श देना उसके लिए बहुत हैरानी की बात थी। मुझे लगता है तुमने आत्मा मंथन किया, क्या तुम्हें कुछ पता चला? जी यान ने पूछा। लॉन्ग चेन की हरकतें भले ही सबसे छिपी हुई थीं, लेकिन जी यान की इंद्रियां असाधारण रूप से तेज थीं। उसकी बात सुनकर बाकी सब चौंक गए। उस छोटे से पल में लॉन्ग चेन ने जू चांगकिंग का आत्मा मंथन कर लिया। इसके अलावा वे जू चांगकिंग पर पैनी नजर रखे हुए थे और यहाँ तक कि उसे भी पता नहीं था कि किसी ने उस पर आत्मा मंथन किया है। ये तरीका समझ से परे था। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम सचमुच शक्तिशाली है। आदिम अराजकता युग से ही वे छिपकर संसाधन जमा कर रहे हैं। ये सब महान युग के आने पर एक दिन अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचाने के लिए था। वे एक अत्यंत कपटी प्रकार की साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं। महान युग के आगमन के साथ ही कई अलग अलग गुटों ने बड़े पैमाने पर नरसंहार किए हैं। इतने सारे विशेषज्ञों की मृत्यु से उनके रक्त और आक्रोश से ब्लडफील्ड क्यूई का निर्माण हुआ है। वे भारी मात्रा में ब्लडफील्ड क्यूई को अवशोषित कर रहे हैं, जिससे उनकी वृद्धि हो रही है। क्या तुम्हारा कठपुतली भी ब्लडफील्ड क्यूई से ही विकसित नहीं होता? क्या वह उतना ही उपभोग नहीं कर सकता? जी यान ने पूछा। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। ब्लडफील्ड ची के कई प्रकार होते हैं। कांगलू केवल युद्ध क्षेत्र से ताज़ा ब्लडफील्ड ची को ही अवशोषित कर सकता है। वह उस ब्लडफील्ड ची पर कुछ नहीं कर सकता जो पहले ही आकाश और पृथ्वी में विलीन हो चुकी है। यह उन विशेषज्ञों का बचा हुआ क्रोध है जो मारे गए। यदि इसे शुद्ध नहीं किया गया तो ये सैकड़ों या हजारों वर्षों तक बना रह सकता है, और यदि शक्तिशाली विशेषज्ञों के शवों को नहीं हटाया गया तो ब्लडफील्ड ची और भी लंबे समय तक बनी रहेगी। क्या आप ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम का उपयोग करके दिव्य राजधानी की ब्लडफील्ड ची को शुद्ध करने की योजना बना रहे हैं? ची युतोंग ने अचानक पूछा। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। हाँ, इस बार बहुत से लोग मारे गए। उनका क्रोध दिव्य राजधानी पर एक भारी चादर की तरह छाया हुआ है। इसने कर्मिक भाग्य के प्रवाह को पहले ही प्रभावित कर दिया है। जब लॉन्ग चेन ने ये कहा तो फुल मून सेक्ट के बुजुर्ग आश्चर्यचकित होकर चिल्ला उठे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युद्ध के बाद से कर्मिक भाग्य का गठन सुस्त हो गया था। कर्मिक सौभाग्य के संघनन की दर में काफी गिरावट आई थी और उन्होंने अनुमान लगाया था कि यह गठन में कोई समस्या है, लेकिन कई कोनों से जांच करने के बाद भी वे गड़बड़ी का पता नहीं लगा सके। सच तो यह है कि हमें रक्तपिशाच दिव्य साम्राज्य के साथ काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल एक शुद्धिकरण गठन और एक आशीर्वाद गठन बना सकते हैं। इससे रक्तपिशाच ऊर्जा से छुटकारा मिल जाएगा, एक बुजुर्ग ने कहा। वह नहीं चाहती थी कि लॉन्ग चेन केवल उनके कारण रक्तपिशाच दिव्य साम्राज्य के साथ काम करे। यह उनके प्रति ईशनिंदा जैसा होता। हालांकि शी यिक्सुआन संप्रदाय की प्रमुख थी, लेकिन लॉन्ग चेन को उनके दिलों में और भी ऊंचा स्थान प्राप्त था। वह पूर्णिमा संप्रदाय के देवता के समान थे। ली यिक्सुआन ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि संपूर्ण पूर्णिमा संप्रदाय को लॉन्ग चेन के प्रति पूर्ण निष्ठावान रहना चाहिए। उन्होंने ऐसा केवल पूर्णिमा संप्रदाय को बचाने के लिए लॉन्ग चेन का आभार व्यक्त करने के लिए नहीं किया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि ली यिक्सुआन जानती थी कि इस अशांत नए युग में केवल लॉन्ग चेन ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा ये देखते हुए कि पूर्णिमा संप्रदाय की सभी सदस्य सुंदर महिलाएं थीं और एक विशेष साधना तकनीक का अभ्यास करती थीं, वे निश्चित रूप से दूसरों की नज़रों में आकर्षक शिकार होतीं। पूर्णिमा संप्रदाय को लॉन्ग चेन के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी ही थी। उनके आदेश किसी देवता के फरमान के समान थे। ये केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि मानव जाति के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण था।
वे उनके लिए रक्तपात का सामना करने को तैयार थीं। वास्तव में वे बिना किसी पछतावे के उनके लिए 100 बार मर सकती थीं। फिर भी उन सभी ने लॉन्गचेन में एक प्रकार का गहरा नेक भाव देखा था। वे जानती थीं कि वह एक दयालु व्यक्ति हैं और वे नहीं चाहती थीं कि वो उनके लिए अपने नैतिक मूल्यों के विरुद्ध कोई कार्य करें। लॉन्गचेन मुस्कुराया। उन संरचनाओं को बनाने में ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकता होगी। यह उतना तेज भी नहीं है। अगर हमें मुफ्त श्रम मिल सकता है तो क्यों परेशान हों? इसके अलावा जू चांगकिंग की यादों के आधार पर आदिम अराजकता के युग में भगवान ब्रह्मा ने रक्तपिपायु दिव्य साम्राज्य को धोखा दिया था, इसीलिए वे उनसे घोर घृणा करते हैं। हालांकि वे लोग भी अच्छे नहीं हैं, जब तक वे हमें उकसाते नहीं हैं तब तक उन्हें शत्रु होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा उनका सम्राट अत्यंत शक्तिशाली है। अभी अगर भगवान ब्रह्मा स्वयं भी अवतरित हों तो भी साम्राज्य की धरती पर आमने सामने होने पर वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी यान और बाकी सभी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। लॉन्गचेन ने गंभीरता से समझाया, ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम ने खुलेआम यहाँ आकर भगवान ब्रह्मा को चुनौती देने की हिम्मत की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके पास कोई मजबूत आधार होगा? इसके अलावा वे अकेले नहीं हैं। उनके पास एक डिवाइन एम्पायर गठबंधन है। जू चांगकिंग एक भुला दिया गया राजकुमार है। उसकी प्रतिभा असाधारण नहीं है और उसकी बुद्धि खैर कुछ खास नहीं है। वह ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम के मूल से बहुत दूर है और व्यावहारिक रूप से एक नौकर है। उसे बहुत सारे रहस्य नहीं पता, लेकिन जहाँ तक उसे पता है गठबंधन में कुछ नहीं बल्कि दर्जनों शाही परिवार हैं और उनमें से हर एक ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम के अपने शाही परिवार से कमज़ोर नहीं है। तो ऐसा लगता है कि हमने उन्हें कमा का, शेन किंगजू ने भारी स्वर में कहा। अगर वाकई लॉन्गचेन की बात सच है और ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम में भगवान ब्रह्मा का सामना करने की क्षमता है, तो उनका गठबंधन वास्तव में पूरे ब्रह्मा वंश का डटकर मुकाबला करने की शक्ति रखता है। महान युग आ गया है। कई सोए हुए राक्षस आखिरकार अंधेरे से बाहर निकल रहे थे। किसी को नहीं पता था कि ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम जैसी कितनी हस्तियां मौजूद हैं। हम 9 स्वर्गों और 10 लोकों को कम नहीं आंक सकते। शायद अभी भी कई रहस्य हैं जिनसे हम अनजान हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान दुनिया बहुत अराजक है। चारों ओर की सभी शक्तियां विस्तार और विकास करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लोगों के विचार और इरादे बदलते रहते हैं और ये बताना मुश्किल होगा कि कौन इंसान है और कौन शैतान। लॉन्गचेन ने आह भरी। युद्ध की ज्वाला 9 स्वर्गों और 10 लोकों में भड़क रही थी। दुनिया के हर कोने में खून बह रहा था, यहाँ तक कि उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी इस स्थिति में अपनी शक्तिहीनता महसूस कर रहा था। लॉन्गचेन, जू चांगकिंग ने मिश्रित पशु जाति का जिक्र किया था। क्या आपको पता है कि बड़ी बहन फैंग यू के पक्ष में कुछ हुआ है? क्या हमें जाकर देखना चाहिए? जी यान ने पूछा। जी यान फैंग यू को जानती थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि लॉन्गचेन उसके बारे में क्या सोचता है। पहले तो वह खुद जाकर देखने का सुझाव देने वाली थी, लेकिन अंत में उसने ऐसा नहीं कहा। लॉन्गचेन ने कहा, ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम पूरी ताकत से विस्तार कर रहा है। वे बल और प्रलोभन दोनों से सहयोगी भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने मिश्रित पशु जाति पर दबाव बना रखा है। हालांकि चूंकि वे जानते हैं कि मिश्रित पशु जाति का मुझसे संबंध है, इसलिए वे ज़्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वे यहाँ सिर्फ सहयोग पर चर्चा करने नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का आकलन करने भी आए हैं। लेकिन मुझे वास्तव में संदेह है कि क्या वे 7वें राजकुमार को मेरे हाथों मरवाना चाहते थे। बात यह है कि उसे और उसके साथियों को यहाँ हुए युद्ध के बारे में पता भी नहीं था। शायद कोई मुझे इस्तेमाल करके उसे मरवाना चाहता था, लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं, मुझे इस्तेमाल होना पसंद नहीं है। मैंने आत्मा खोज के दौरान जू चांगकिंग की आत्मा में भी कुछ छोड़ा है। शायद वह एक दिन मेरे काम आ जाए। अगर मैं उसका इस्तेमाल करके ब्लडफील्ड डिवाइन किंगडम पर कब्जा कर सकूं तो ये बहुत अच्छा होगा। मिश्रित पशु जाति की बात करें तो कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी मिश्रित पशु जाति इतनी एकजुट नहीं है।
ये फैंग यू के लिए ये देखने का मौका है कि कौन सा शैतान इंसान के भेष में है। ये सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उनके स्पष्टीकरण के बाद लॉन्ग चेन ने अचानक पूछा, उप संप्रदाय प्रमुख युक्सिन, हमने यहाँ कितना कर्मिक सौभाग्य अर्जित किया है। एक अधेड़ उम्र की महिला तुरंत आगे बढ़ी। दिव्य राजधानी का कर्मिक सौभाग्य हमारी उपयोग करने की गति से कहीं अधिक तेजी से एकत्रित हो रहा है। हमें पहले ही अपने भंडारण ढांचे को 3 बार विस्तारित करना पड़ा है। यदि युद्ध के बाद कर्मिक सौभाग्य की गति धीमी न हुई होती तो हमें चौथी बार भी भंडारण बढ़ाना पड़ता। इससे हमें काफी नुकसान हो रहा है। तो फिर मैं दिव्य राजधानी के कर्मिक सौभाग्य का उपयोग करके चौथे स्वर्ग स्तर तक पहुंच जाऊंगी। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। लगातार युद्धों के बाद उसकी साधना पूरी तरह स्थिर हो गई थी। वो अगला कदम उठाने के लिए एकदम तैयार था। 9 सितारा हेगेमोन बॉडी आर्ट्स अध्याय 7098 चतुर्थ स्वर्ग चरण संप्रभु स्वामी। दिव्य राजधानी का भव्य गठन सक्रिय था। कर्मिक सौभाग्य की 18 धाराएं दिव्य राजधानी के केंद्र की ओर बह रही थीं और गतिशील कर्मिक सौभाग्य की विशाल मात्रा पूरे शहर को हिला रही थी। आकाश पर एक विशाल अवरोध था जो बाहरी लोगों को अंदर हो रही घटनाओं को देखने से रोक रहा था। जो हो रहा था वह ये था कि कर्मिक सौभाग्य की ये 18 धाराएं लॉन्ग चेन के दिव्य वलय में समाहित हो रही थीं। उसका तारा में सागर भी मौजूद था और उसमें सुनहरी रोशनी की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। इस बार लॉन्ग चेन गोल्डन वर्च्यू लोट्स की शक्ति का उपयोग करके आगे बढ़ रहा था। ग्रैंड दाओ के बारे में उसकी समझ अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई थी। इस अवस्था में उसकी नींव के अस्थिर होने का कोई रास्ता नहीं था। साथ ही इस प्रक्रिया ने उसे आगे कुछ भी समझने की अनुमति नहीं दी। ये वास्तव में बस एक साधारण प्रक्रिया थी। एक अभूतपूर्व घटना वह ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और अमानवीय बल से आगे बढ़ रहा था। इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता था। लॉन्ग चेन के 8 रंगों वाले दिव्य वलय के भीतर एक विशाल भंवर घूम रहा था। यह एक खुले मुंह की तरह था जो इस कर्मिक सौभाग्य को सोख रहा था। शेन किंगशुए इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। अब उसे समझ में आया कि लॉन्ग चेन ने वायलेट एबिस के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया था। लॉन्ग चेन द्वारा आगे बढ़ने के लिए अवशोषित की जा रही ऊर्जा की मात्रा चौंकाने वाली थी। ये पहले से ही लाखों लोगों के आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थी और वह अभी आधा भी नहीं कर पाया था। उसका शरीर एक अथाह गड्ढे की तरह था। चाहे कितना भी कर्मिक सौभाग्य आए, ऐसा लग रहा था कि यह पर्याप्त नहीं है। ज़ियान भी हवा में थी, लॉन्ग चेन से दूर खड़ी थी। वह अपने पीछे स्वर्गीय शैतान वीणा लिए हुए उसका सामना कर रही थी। हवा में लहराते अपने बैंगनी वस्त्र के साथ वह सहज रूप से भव्य और महान प्रतीत हो रही थी। तार कंपन कर रहे थे, मानो वीणा स्वयं संगीत बजा रही हो, लेकिन वास्तव में यह इसके विपरीत था। वीणा महान के संगीत को आत्मसात कर रही थी। दाओ, ये सचमुच एक अजीब एहसास था। लोगों को ऐसा लग रहा था मानो वे संगीत सुन सकते हैं, लेकिन चाहे वे कितना भी ध्यान केंद्रित करें, उन्हें एक भी ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। ज़ियान ने लॉन्ग चेन की रक्षक की भूमिका निभाई। जैसे ही लॉन्ग चेन ने अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर कदम बढ़ाया, उसने वीणा वादन का उपयोग करके परम दाव से संपर्क स्थापित किया और सब कुछ देखा। चौथा स्वर्ग चरण एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये प्रारंभिक चरण से मध्य चरण में छलांग थी। इस बिंदु पर कोई भी हस्तक्षेप एक बड़ी समस्या बन सकता था। इस विशेष समय में यह बात और भी सच थी, नए युग के नियम अभी भी अस्थिर थे और यदि उन्नति के दौरान कोई खामियां रह जाती तो उन अस्थिर तत्वों के जुड़ने से उन्हें ठीक करना शायद असंभव हो जाता। लॉन्ग चेन एक विशालकाय वेल की तरह कर्मों का धन ग्रहण कर रहा था। वह अंततः 1 घंटे बाद रुका और इस 1 घंटे के दौरान उसने दिव्य राजधानी द्वारा अब तक संचित कर्मों का आधा धन ग्रहण कर लिया था। पूर्णिमा संप्रदाय के विशेषज्ञ अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये लाखों लोगों की उन्नति के लिए पर्याप्त कर्म था। अचानक शून्य फट गया। आकाश तारों की रोशनी से भर गया। सुरक्षा घेरा कांप उठा। आकाशीय ऊर्जा की लहरें एक के बाद एक उस पर टकरा रही थीं, मानो ज्वार उस पर बह रहा हो।
दिव्य राजधानी अचानक तारों की रोशनी से घिर गई। असीम आकाशीय ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी में निर्बाध धारा के रूप में प्रवाहित हो रही थी। जी यान मुस्कुराए। उसने लॉन्गचेन की उन्नति इतनी सहजता से होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी नई शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इसका अर्थ था कि लॉन्गचेन का मानसिक स्तर और नियमों की समझ उसकी साधना के आधार से कहीं अधिक थी। वास्तव में, यदि कर्मिक भाग्य का साथ न होता, तो लॉन्गचेन न केवल मध्य चरण तक, बल्कि अंतिम चरण तक भी पहुंच सकता था। हालांकि, इसके लिए उसे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती, वह कल्पना से परे थी। यदि केवल चौथे स्वर्ग चरण तक पहुंचने में ही इतनी ऊर्जा लग गई, तो पांचवें स्वर्ग चरण के लिए उसे और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके आधार पर, दिव्य राजधानी की तो बात ही छोड़िए, संपूर्ण स्वर्गीय वैभव दिव्य प्रांत भी उसे ऊर्जा प्रदान करने के लिए अपर्याप्त होगा। ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी थी। यहाँ तक कि ऐतिहासिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख नहीं है। एक रिकॉर्ड। लॉन्गचेन ने गहरी सांस छोड़ी। उसके शरीर से निकलती तारों की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई, जिससे उसकी त्वचा दिखाई देने लगी। उसने अपनी गर्दन को हल्के से चटकाया। उसे महसूस हुआ कि उसकी तारों की ऊर्जा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। वह हंसा। अरे यार, यही है शुरुआती और मध्य अवस्था का अंतर। सिर्फ मेरी मूल ऊर्जा ही मात्रा में विस्फोटक रूप से बढ़ गई है। मुझे विश्वास नहीं होता कि इविलमून एक ही हमले में मेरी सारी ऊर्जा खत्म कर सकती है। चौथे स्वर्ग चरण में उन्नति से न केवल उसकी सूक्ष्म ऊर्जा बढ़ी थी, बल्कि उसका बैंगनी रक्त, सर्वोच्च रक्त और ड्रैगन रक्त भी बढ़ गया था। उसके पास इन सभी की ऊर्जा 10 गुना से भी अधिक थी। इसके साथ, बैंगनी सुनहरे भाले के बिना भी, लॉन्गचेन को तुरंत थक जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। स्वर्ग पृथ्वी नियम सशक्तिकरण अवस्था उसकी मूल ऊर्जा को स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को जुटाने के लिए एक उत्तोलक के रूप में उपयोग करती थी। पिछले युद्ध में अपने परीक्षण के बाद, उसने इसकी सामान्य समझ प्राप्त कर ली थी। उसके बैंगनी रक्त और सर्वोच्च रक्त के प्रज्वलन ने उसे सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली नियम शक्ति से 100 गुना अधिक शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दी। लेकिन उसकी स्वर्ग पृथ्वी नियम सशक्तिकरण अवस्था ने उसकी शक्ति को सीधे तौर पर नहीं बढ़ाया। इसने उसे केवल अधिक समय तक लड़ने और तकनीकों का तेजी से उपयोग करने की अनुमति दी। आखिरकार, लॉन्गचेन के पास अविश्वसनीय रूप से भयानक तकनीकें थीं, लेकिन उनमें से प्रत्येक के लिए अविश्वसनीय मात्रा में नियम शक्ति की आवश्यकता होती थी। यदि वह केवल अपनी नियम शक्ति का उपयोग करता, तो 1 या 2 चालों से ही उसकी शक्ति समाप्त हो जाती। स्वर्ग पृथ्वी नियम सशक्तिकरण अवस्था ने इसे कोई समस्या नहीं रहने दी। और जब समय आया विस्फोटक शक्ति के साथ साथ, उसके पास उसकी दिव्य ऊर्जा और ड्रैगन रक्त भी था। ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में उसमें कोई कमी नहीं थी। यदि उसका सामना 9 सितारा रेखा के उस त्रिरूपी दिव्य सम्राट से फिर से होता, तो उसे उससे आमने सामने लड़ने का पूरा भरोसा था। लॉन्गचेन ने इविलमून का अवलोकन किया और पाया कि उसकी आभा लगातार भयावह होती जा रही थी। उसके चारों ओर काली ऊर्जा शैतान के तंतुओं की तरह घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण किसी को अथाह खाई में खींच ले जाएगा। अच्छा, इविलमून और भी शक्तिशाली हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि जब वह अंततः बाहर आएगा तो मुझे क्या आश्चर्य देगा। लॉन्गचेन उत्सुकता से भरा हुआ था। इविलमून का भाग्य सचमुच अच्छा था। वह अपने पिछले एकांतवास से बाहर आते ही एक विशाल भोज में शामिल हो गया, जिसके कारण उसे सीधे एकांतवास में वापस जाना पड़ा। साथ ही, उस युद्ध ने लॉन्गचेन को इविलमून की भयानक शक्ति भी दिखाई थी। जब वह फिर से बाहर आएगा, तो वह और भी शक्तिशाली होगा। शायद वह एक आदिम अराजकता के देवता का भी मुकाबला कर सके। लॉन्गचेन ने जियान की ओर रुख किया, जो अभी भी उसके पीछे थी। जियान, क्या तुम भी यहाँ मिले कर्मों का लाभ उठाकर आगे बढ़ना चाहती हो? जियान ने सिर हिलाया। मेरी साधना कर्मों से नहीं, बल्कि मेरे हृदय से जुड़ी है। जब मौका मिलेगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। लॉन्गचेन ने इस पर सहमति में सिर हिलाया। जियान के पास स्वर्गीय शैतानी वीणा होने के कारण, उसका मार्ग पहले से ही प्रशस्त था। उसे बस उस मार्ग पर चलना था।
शेन किंगशुए, ची युतोंग, शिन यू और अन्य लोग भी इस स्थान के कर्मों का लाभ उठाकर उन्नति करने से बचेंगे। वे सभी अपने अपने गुटों के स्तंभ थे और उन्हें अपने अपने संप्रदायों के शुद्ध कर्मों को ग्रहण करना आवश्यक था। उनके संप्रदायों के पास अपने सबसे महान दिव्य प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए पर्याप्त कर्म थे और उससे भी अधिक। शेष कर्मों का विभाजन प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा और शक्ति के आधार पर किया जाएगा। हालांकि उनके पास एक वैकल्पिक व्यवस्था भी थी, दिव्य राजधानी। दिव्य राजधानी से संबद्ध सभी गुट लाभान्वित हो सकेंगे, यहाँ तक कि उनके साधारण प्रतिभाओं को भी कर्मों को ग्रहण करने का कम से कम एक स्थान तो मिल ही जाएगा। लोन्ग चेन अगुली कुछ दिन पहले ही एकांतवास से बाहर आ गया है। आप उससे कैसे निपटना चाहते हैं? पूर्णिमा संप्रदाय के एक वरिष्ठ ने पूछा। लोन्ग चेन ने अपना माथा पकड़ लिया। वह सचमुच इस व्यक्ति को भूल ही गया था। उसे महल में लाओ, मैं उससे अभी मिलूंगा।